नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आइए आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गए हैं वर्ग 10वीं के इतिहास का जो चौथा लेसन है, भारत में राष्ट्रवाद। आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई थी। तो बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को बिना लेट किए शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि वो दिन वो पल वो नजारा भी आएगा, समुंदर है तो किनारा भी आएगा। कि वो दिन वो पल वो नजारा भी आएगा, समुंदर है तो किनारा भी आएगा। कि परेशानियों से मत हारे मेरे दोस्त, कि परेशानियों से मत हारे मेरे दोस्त, कि तुझसे मिलने के लिए एक दिन वो सितारा भी आएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने का क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और उसके बाद राष्ट्रवाद क्या है। तो मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं भारत एक क्या है, देश है जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले बात आती है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्रवाद क्या है, एक चेतना है जो अपने देश के प्रति उत्पन्न होती है, अपने देश के प्रति जागरूक होती है। राष्ट्रवाद एक सोच है, राष्ट्रवाद एक भावना है, एक लगाव है जो अपने देश के प्रति हर युवा, हर लड़के, हर लड़कियां सभी को होनी चाहिए। अपने देश के प्रति हर लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को उदय करना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाए रखना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है जानते हैं, राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होती है? समझिएगा, हमारे और दूसरों में, यानी हमारे और दूसरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना में कितनी अंतर है। अगर ये पाकिस्तान या चाइना के लोगों को यह पता लग जाए कि उसने जो मुंह में नेवला लिया है वो किसी और देश का नहीं भारत का है, तो वह मुंह में लिया हुआ नेवला को भी थूक देगा। उसने जो मुंह में भोजन लिया है उसको भी थूक देगा। लेकिन हम भारतीय लोग क्या करते हैं, उसी की सारी वस्तु को हम लोग बार बार उपयोग में लाते हैं, बार बार उपयोग करते हैं। मेरे भाइयों, इसे राष्ट्रवाद नहीं कहते हैं। हम लोग को राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होती है हम लोग के अंदर? जब हम लोग को यह पता चलता है कि हमारे 4 सैनिक या 5 सैनिक आज शहीद हो गए हैं, किसी बॉर्डर पर शहीद हो गए लड़ते लड़ते, तब हम लोग के अंदर जागरूक होती है ये भावना, तब हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागरूक होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, और ये भावना 4 से 5 दिन तक रहता है। इसके बाद पता भी नहीं चलता कि ये भावना कहां चली गई और कहां मर गई, पता भी नहीं चलता कि कहां से आया था और कहां चला गया। मेरे भाइयों, इसे राष्ट्रवाद नहीं कहते हैं। राष्ट्रवाद एक पल के लिए नहीं, अपने तिरंगा के लिए, अपने वतन के लिए एक पल के लिए नहीं, बल्कि बार बार होनी चाहिए और बार बार कहनी चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो चलिए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज शुरुआत करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले जो राजनीतिक कारण है उसकी अगर बात करें, नंबर 1 राजनीतिक कारण। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत पहले शासकों के गुलाम था। यानी हमारे भारत देश पहले बहुत सारे टुकड़ों में बटे थे, बहुत सारे खंडों में हमारे भारत देश पहले बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र में विखंडित था, और हर एक क्षेत्र का राजा अलग अलग हुआ करता था। इसका फायदा अंग्रेज उठाया। उसके बाद अंग्रेज भारत का क्या बन गया, अंग्रेज भारत पर शासन किया और हमारा देश भारत गुलाम हो गया। लेकिन यही राष्ट्रवाद उदय होने के कारण कुछ लोग जागरूक हुए, कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग आए, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करवाया, और आज हम आजादी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और चैन की सांस को ले रहे हैं। तो समझिए कि ये जो राष्ट्रवाद है, जिसके कारण आज हम आजादी पाए हैं, जिसके कारण आज हम इतने फ्रीली से घूम रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं या ये वो कर रहे हैं, ये आखिर जो राष्ट्रवाद है कैसे पनपी थी और क्या कारण था, उसी को हम लेकर आए हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहला बात जो है वो है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण समझिएगा क्या था कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया भारत आ रही थी। कब? सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, जो कि कहां रही थी, भारत आ रही थी। कहां आ रही थी, भारत आ रही थी। जिसके स्वागत में
महारानी विक्टोरिया के स्वागत में अंग्रेजों ने क्या किया, अत्यधिक मात्रा में खर्चा करवाया। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया भारत आ रही थी, जिसके भव्य स्वागत में अंग्रेजों ने हम लोगों से अत्यधिक मात्रा में खर्चा करवाया था। हमारे देश के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। कई सारे मेरे भाई एवं बंधुओं कई सारे भूख के कारण मर रहे थे। उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा था, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था। लेकिन ये अंग्रेज अपने महारानी विक्टोरिया के स्वागत में इतना अत्यधिक खर्चा किया कि उसका जो खर्चा किया ना, उसका एक एक खर्चा का हिसाब हमारे गरीब भाइयों पर पड़ गया, हमारे गरीब जनता को पड़ गया। हमारे गरीब जनता व्याकुल हो गई, खाने के लिए तरस रही थी और मरने की नौबत आ गई थी। ये कारण था पहला। यानी कहने का अर्थ है कि 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया कहाँ आई थी, भारत आई थी, जिसके स्वागत में अत्यधिक मात्रा में खर्चा किया गया था। भारत के लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, भारत के लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन इस महारानी विक्टोरिया के लिए भव्य स्वागत किया गया और न जाने कितने रुपये खर्च किए गए। फिर 1879 ईस्वी में अस्त्र शस्त्र रखने की आजादी समाप्त कर दी गई। यानी भारतीय लोगों को यह अधिकार नहीं था कि वह अस्त्र रखे, शस्त्र रखे। जिस तरह भी हम लोग फ्रीली से कुछ भी रखते हैं ना घर में, जैसे चाकू तलवार कुछ भी रखते हैं, उस तरह से हम लोगों को यह पहले अधिकार नहीं था। भारतवासियों को पहले यह अधिकार नहीं था कि वह किसी प्रकार का कोई भी हथियार वगैरह रखे। 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में अस्त्र शस्त्र की आजादी समाप्त कर दी गई। यानी भारत के लोगों को अधिकार नहीं था कि वह अस्त्र और शस्त्र रखे, हथियार को रखे। उसके बाद करते हैं आर्थिक कारण। दूसरा जो बात करते हैं वह है आर्थिक कारण। क्या था कि भारतीय किसानों से अंग्रेजों के द्वारा भेजा व्यक्ति अत्यधिक कर वसूला करता था। इसका कहने का मतलब यह है कि भारतीय किसान बहुत ही ज्यादा मात्रा में खेती किया करते थे। भारतीय किसान अत्यधिक मात्रा में क्या करते थे, परिश्रमी थे और ज्यादा से ज्यादा खेती किया करते थे। लेकिन इनसे अंग्रेज जो करता था ना, लेकिन इनसे कर वसूलने के लिए अंग्रेज जिस व्यक्ति को भेजता था, अंग्रेज जिस व्यक्ति को कर वसूलने के लिए इस किसानों के पास भेजता था, वह क्या करता था ना, वह व्यक्ति किसान भाइयों से, हमारे गरीब किसान भाइयों से अत्यधिक मात्रा में कर वसूल लिया करता था, जिसके कारण हमारे किसान की दयनीय स्थिति हो गई थी। फिर से समझिए इस बात को कि हमारे किसान भाइयों लगातार परिश्रमी थे, लगातार खेती किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जिस व्यक्ति को कर वसूलने के लिए भेजा जाता था, वह किसानों से अत्यधिक मात्रा में कर वसूल लेता था, जिसके कारण किसानों की दयनीय स्थिति हो गई थी। और जो भारत में जो वस्तु बना है, उसको अंग्रेज विदेशों में ना बेचकर अंग्रेजी वस्तु को बेचा करता था और भारतीय वस्तु को नहीं बेचा करता था, जिसके कारण भारत के लोगों की बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी, दयनीय स्थिति हो गई थी। यह भी एक कारण है जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। तीसरा बात करते हैं सामाजिक कारण। भारतीय लोगों को रेल यात्रा, सड़क, स्कूल, कॉलेज का अधिकार नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि भारत के लोग को भारत में ही उसे रेल की यात्रा, सड़क पर चलने की आजादी, स्कूल और कॉलेज की आजादी नहीं दिया गया था। यानी किसी भारतीय लोगों को यह अधिकार नहीं था कि वह क्या करे, रेल यात्रा करे, यानी कि रेल से यात्रा करे, स्कूल कॉलेज जाए, सड़क पर चले। जहां जहां ये अंग्रेज चलते थे ना, अगर जिस रास्ता से अंग्रेज चल रहा है उस रास्ता से अगर कोई भारतीय लोग दिख जाता था तो इस भारतीय लोग को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीटा जाता था। माना जाता है कि जब अंग्रेज जिस रास्ते से होकर जाते थे उस रास्ते से भारतीय लोग नहीं चलते थे,
अगर अंग्रेज सड़क के ऊपर से चल रहा है तो भारतीय लोग क्या करते थे ना, खेत सड़क से नीचे खेत में उतर जाते थे, सड़क से नीचे खेत में उतर कर चलते थे। सोचिए उस समय की बात है कि हमारे भारतीय लोगों के कैसी कितनी भयंकर पीड़ा के साथ जीना पड़ रहा था। भारत देश के लोग भारत में ही गुलाम थे, भारत देश के लोग भारत में ही रेल यात्रा नहीं कर सकते थे, सड़क पर नहीं चल सकते थे, स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा विद्वान थे, यानी भारत के कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग थे, कुछ लोग जो पढ़ लिख कर बहुत बड़े पद हासिल कर लिया करते थे ना, उसको भी अंग्रेज घसका दिया करता था। बोलता था बकलो तू इतना पढ़ेगा, भारत का होके तुम इतना पढ़ेगा, जाओ तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, गेट आउट। यानी जो पढ़ लिख कर जो कड़ा मेहनत करके भी ऊपर चढ़ा है ना, उसको भी अंग्रेज सरकार हटा दिया करता था। यह भी एक कारण है जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। यानी सामाजिक कारण, यानी भारत के लोगों को रेल यात्रा, सड़क यात्रा, स्कूल कॉलेज का अधिकार नहीं था। यह भी एक कारण है जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। चौथा कारण है धार्मिक कारण। इसको समझिए। आज थोड़ा हमारा गला बैठ गया है, कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो से जरा आवाज फ्रेश से आए। हालांकि इस वीडियो में उतनी आवाज फ्रेश से नहीं जा रही होगी, लेकिन मैं इस बात के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो से आवाज मेरी थोड़ी बेहतरीन हो जाए। और चलिए शुरू करते हैं। तो चौथा कारण जो है वो है धार्मिक कारण कहने का मतलब यह है कि भारत के लोगों को यह अधिकार नहीं था कि वह भारत में रहकर अपने धर्म को मान सके, अपने भगवान को मान सके। भारत के लोगों को उस समय यह अधिकार नहीं था कि आप भारत में रहकर भारत के देवी देवताओं और धर्म को मान सके। यह अधिकार नहीं था कि कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी व्यक्ति हमारे रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि जैसे ग्रंथों को पढ़े जाए। यह अधिकार नहीं था हमारे देश में कि कोई भी व्यक्ति रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता इत्यादि जैसे महाग्रंथ को पढ़े, क्योंकि इसमें इतनी सारी बुद्धि की बात लिखी थी कि अंग्रेज सोचा अगर भारत इसको पढ़ना शुरू किया तो ये ज्यादा विकास करेगा, कहीं ना कहीं ये हम सबसे ज्यादा निकल जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने इसे क्या किया, रुकवा दिया और भारतीय लोगों को ही भारत में उसके उपनिषद, उसके ग्रंथ, उसके बाइबल, उसके गीता, महाभारत, कुरान, जो कुछ भी इसमें चल रहा था सभी को बैंड कर दिया। बोला कोई भी अपना अपना धर्म नहीं मानेगा, कोई धर्म नहीं मानेगा। और हिंदू मुस्लिम में ज्यादातर उसने क्या किया, विवाद शुरू करवा दिया। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम में लगातार लड़ाइयों की बात चलती रहती है। हमारे ही देशों में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े रहते हैं, एक दूसरे के प्रति कट्टरता रहती है। ये पहले नहीं थे, जब से ये अंग्रेज आया है तब से उसने क्या किया कि हमारे अपने ही लोगों को लड़ाना शुरू किया और मुस्लिम और हिंदू को मुद्दे उठाकर इसने दोनों को लड़ाना शुरू कर दिया। इससे हमारे देश टूटा और आज अखंड भारत जो है ना वो बिखर गया। आज बंगाल अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया। ये बहुत सारे देश हम लोग से जुड़े थे, जो अखंड भारत था सब अलग अलग भिन्न हो गया। लेकिन मेरा ये दावा है कि एक दिन जरूर आएगा जब ये हमारा देश अखंड भारत का निर्माण करेगा और हमारा ये देश अखंड भारत कहलाएगा। तो चौथा कारण क्या था मेरे भाइयों? चौथा कारण धार्मिक कारण। कहने का मतलब यह है कि भारत के लोगों को भारत में ही आजादी नहीं थी कि वो अपने बाइबल को पढ़ सके, अपने कुरान को पढ़ सके, अपने धार्मिक पुस्तक को पढ़ सके और अपने धर्म को मान सके। यह अधिकार अंग्रेजों ने नहीं दिया था। यही कारण है कि आज राष्ट्रवाद की भावना भारत में पनपी। उसके बाद आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अनुसंबंध। यानी 1914 से 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत की क्या भूमिका रही थी, भारत के साथ क्या क्या हुआ था, उसकी जानकारी थोड़ी हम लोग ले लें। तो समझिएगा जरा ध्यान से कि बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध में, कहा भाइयों,
बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अनुसंबंध। कहने का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो क्या कारण था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका भारत से क्या संबंध है उसको जानने का प्रयास करिए। तो पहला जो है प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय आप लोग कर लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। कब और किसके बीच हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें मित्र राष्ट्र के तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, रूस था। यानी मित्र राष्ट्र यानी एक तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था तथा दूसरे तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था एक तरफ से था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस और दूसरी तरफ से था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था इसमें आप लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन, रूस है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली है, तो भारत कहां से आ गया? तो मेरे भाइयों उस समय भारत जो था इंग्लैंड का गुलाम था। इंग्लैंड ने भारत को यह कहा कि अगर तुम मुझे प्रथम विश्व युद्ध में अगर सहयोग किए, लड़ने में मदद किए तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। भारत जो था इंग्लैंड का क्या था? गुलाम था। इंग्लैंड कहा कि भारत से कि अगर तुम लोग यानी भारतीय वासी अगर तुम लोग मेरा सहयोग करोगे, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ोगे तो हम तुमको आजाद कर देंगे। आजादी को पाने के लिए भारतीय लोगों ने कड़ी मेहनत की और इंग्लैंड का भरपूर सहयोग किया। कोई भी बंदा अगर किसी को भी कोई गुलाम है, किसी को आप बंदी बना लीजिए, उसको अगर कहिए कि तुम ये काम करो तो हम तुमको आजाद कर देंगे, तो वो खुशी और मेहनत से वो सारा काम करेगा क्योंकि उसे आजाद होना है। भारत भी कुछ इसी तरह था, भारत को भी आजाद होना था, इसलिए भारतवासी लोगों ने कड़ी मेहनत करके इंग्लैंड का क्या किया? सहयोग किया। तो दूसरा क्या था कि कारणों के साथ भारत का अंत संबंध, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद समझिएगा जरा ध्यान से कि भारत महत्वपूर्ण उपनिवेश था इंग्लैंड का। ऐसे इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों पर कब्जा कर लिया था, इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, लेकिन उन सभी में से भारत एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था। और इंग्लैंड ने किया कि विदेश से जो वस्तु आ रहा था भारत, उस पर इंग्लैंड सरकार ने क्या किया? अत्यधिक मात्रा में कर लगा दिया। यानी विदेश से जो वस्तु भारत आ रहा था उस पर इंग्लैंड सरकार ने अत्यधिक मात्रा में कर लगा दिया ताकि भारत में उद्योग का विकास हो सके। उद्योग का विकास होगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों भारत में गरीबों का और स्थिति खराब हो गया। भारत में मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। इतना खराब हो गया था ना कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इंग्लैंड सोचा था कि भारत में जो वस्तु विदेश से आ रहा है उस पर अत्यधिक मात्रा में कर लगा देंगे, तो इससे भारत के उद्योग में विकास होगा। लेकिन विकास हुआ कि नहीं हुआ तो पता नहीं है, लेकिन भारत में बेरोजगारी और गरीबों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। लोगों को भूख के कारण मरना पड़ रहा था। न जाने कितने लोग इस समय में मारे गए थे भूख के कारण। उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी खाने के लिए, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण न जाने कितने लोग मारे गए। उसके बाद तीसरा सुनिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। इंग्लैंड का भरपूर सहयोग किया। इसका कहने का मतलब यह है कि इंग्लैंड बोला था भारतवासी से कि अगर तुम लोग हमको सहयोग किए प्रथम विश्व युद्ध में तो हम तुम लोग को आजाद कर देंगे, जो हम तुम लोग को कब्जा में रखे हैं, जो तुम लोग का शासन करते हैं उससे तुम लोग को मुक्ति दिला देंगे। तो भारतवासी ने हर्षित होकर, खुशी होकर न जाने बहुत सारे सहयोग किया। किसका? इंग्लैंड की तरफ से।
इंग्लैंड की तरफ से भारतवासी लोग भरपूर सहयोग किया। सस्ता भारत का मजदूर था, सस्ता भारत के लोग थे। इंग्लैंड कहा जितना भी भारत से लोग हैं सबको पकड़ के लाओ, सेना में भर्ती करो, सबको लड़ाने के लिए भेज दो। मर रहा था कौन? मर रहा था भारत के लोग मर रहे थे। इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड का सैनिक कम मर रहा था, यहाँ पर मर रहा था भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों को आजाद होना था। इसलिए इसने क्या किया? इंग्लैंड को सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया। भारत का सस्ता लोग थे, भारत के सस्ता सैनिक था। इंग्लैंड ने की किया, सभी लोगों को बुलाया, कहे बउआ तुम लोग को सेना में भर्ती करते हैं, जाओ तुम लोग लड़ो। सस्ता भारत के लोग था और भारत के लोगों को लड़ाना शुरू किया और न जाने कितने भारत लोग इसमें मारे गए, भारतवासी मारे गए। उसके बाद युद्ध का भारत पे प्रभाव, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें भारत का क्या प्रभाव रहा, उसके बाद को समझिए। ये प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण भारत में बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई, यानी लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया, लोगों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। दूसरा है मजदूरों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, आर्थिक स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। जो मजदूर थे, जो किसान थे, उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी, उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी जो युद्ध हुआ है इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, मजदूरों की स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। उसके बाद जो आजादी का लहर दौड़ रहा था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब इंग्लैंड ने इसको नहीं किया, आजाद नहीं किया, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो आजादी की लहर जो उठ रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। धीरे धीरे जो लहर थी आजादी का वह डाउन होने लगी, वह कम होने लगी। उसके बाद इस अंग्रेजों ने क्या किया? रोलेट एक्ट नियम लागू किया। रोलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसके तहत भारत के लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं सभी को बिना कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया जाया करता था। रोलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसके तहत भारत के लोगों को जो आंदोलन कर रहे थे उनको बिना कानूनी कार्रवाई किए उसको सीधा जेल में भर्ती कर दिया जा रहा था। लगभग शायद 30,000 से ज्यादा लोगों को 30,000 से ज्यादा लोगों को इस नियम के तहत आंदोलनकारियों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा नियम था कि जो कोई भी आंदोलन कर रहा है, भारत में जो कोई भी आंदोलन कर रहा है सबको पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिया जा रहा था, सबको पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर दिया जा रहा था। लगभग 30,000 लोगों को इसने क्या किया? जेल में बंद कर दिया। इसके बाद जो भारत में जो आजादी का लहर था, जो आजादी का जो लहर उठा था वह धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलेंगे पुनः आपको इसके अगले वीडियो में। तो मेरे भाई आप सभी से यह निवेदन है, यह आग्रह है कि अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि हमारा भारत के हर बच्चे, भारत के हर लोगों के पास यह वीडियो जाए और हर कोई आसानी से पढ़े। तो चलिए धन्यवाद, हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।